गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमन में गैमेट्स दो टाइप में, मेल में अलग, फीमेल में अलग। मेल गैमेट्स स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, दोनों हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड। अब देखो मैंने कहा गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो आपने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स अगर वो स्पर्म हो जाएगा तब स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, अगर वो ओवा होगा तो ओजेनेसिस कहलाएगा। तो अगर मैं यहीं से पूछूं आपसे कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, अगर मैं कहूँ स्पर्मेटोजेनेसिस की आप डिफिनीशन बताएं तो क्या बताएंगे? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ओवा का फॉर्मेशन या ओजेनेसिस बताएं तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ठीक है, तो कल ही मैंने बात की थी, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, उसके आगे जो भी लगा उसी का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दो फिगर बने होंगे, ये फिगर जो बना हुआ है ये है ओवा का है, ओवम का है, और ये जो इस पर बना हुआ है इस साइड में ये है मेल गैमीट जिसका नाम है स्पर्म। बताइए मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेल गैमीट का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में वो कौन सी सेल्स होती है? मेल जर्म सेल जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के उपरांत बहुत सारे स्टेप के बाद में स्पर्म बनता है। ठीक है, ओवा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। ओवा का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ जनरल सी बातें हैं जो करने जा रहे हैं। आपको ये पहले से पता होगा, मेल के अंदर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम टेस्टिस एंड फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम होता है ओवरी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरी इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमीट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है? गैमीट प्रोड्यूस करना। ठीक है, मेल की अगर बात करें तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम होता है टेस्टिस, गैमीट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा स्पर्म। फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम होता है ओवरी, गैमीट प्रोड्यूस करेगी जिसका नाम हो जाएगा ओवा। ठीक है, दैट इज स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली। स्पर्म एंड ओवम, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा और ओवरी के अंदर ओवा बनेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। तो अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि बताइए कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये मेल में कहाँ होता है और फीमेल में कहाँ होता है? तो मेल में टेस्टिस में और फीमेल में ओवरी में। या अगर टेस्टिस और ओवरी ना दे ऑप्शन में और आपसे ये कह ले कि बताइए कहाँ होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में होगा, तो क्या बताएंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में और फीमेल में जो भी है उसके अंदर एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए आप इतना अंडरलाइन करें केवल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसमें प्रोसेस का नाम क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। जहां पे गैमेटोजेनेसिस होती है स्पर्म का फॉर्मेशन होगा टेस्टिस में, ओवा का फॉर्मेशन हो जाएगा ओवरी के अंदर। सबसे पहला स्टेप, पहला प्रोसेस नाम है इसका स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस। तो आज शायद देखा जाए तो केवल और केवल सारा फोकस स्पर्मेटोजेनेसिस पे रहेगा, आगे जो भी होगा पढ़ लेंगे। तो पहले इस फिगर को देखते हैं, ये एनसीईआरटी का फिगर हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो किस सेल में मियोसिस के उपरांत होता है। ठीक है, अगर ये आप फिगर समझ जाएंगे तो आराम से आपको पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए आप, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस या बोले आप गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी पर ना, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया क्या गया है, सेल दिए गए हैं, उसका नाम दिया गया है, प्लस सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं वो दिए गए हैं। ह्यूमन बॉडी में कोई भी सेल अगर आप लेते हैं, कहीं की भी सेल ले लीजिए, सारी सेल कैसी हैं? डिप्लॉइड।
सारी सेल कैसी हैं? डिप्लॉइड हैं। कहां तक की सेल? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया के बाद जो सेल्स बनेंगी उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें? मियोसिस। मियोसिस होने के बाद, यही बात मैंने आपसे कही थी पिछले चैप्टर में कि मियोसिस होने के बाद जो सेल बनती हैं वो कैसी हो जाती हैं? हैप्लॉइड। उससे पहले जितनी भी सेल होती सारी कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ एट द प्यूबर्टी, यानी कोई भी अगर मेल है तो मेल में प्यूबर्टी के बाद ही क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो लिखा है एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर सेल थी जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया। यहां पर केवल एक सेल दिखाई गई है, होता नहीं एक सेल, बहुत सारी सेल है। यहां पर मैंने बस दिखाने के लिए एक सेल स्टार्ट किया है। तो स्पर्मेटोगोनिया यहां पर कितना लिया गया? केवल एक सेल। अब देखो, स्पर्मेटोगोनिया को अपना नंबर बढ़ाना है। नंबर बढ़ाने का मतलब ऐसे ही स्पर्मेटोगोनिया और आपको बनाने हैं। तो अगर स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ाना है तो मैं कहूंगा कौन सा डिवीजन करेंगे आप? सेम टू सेम करने के लिए, जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया है वैसे स्पर्मेटोगोनिया ये भी हो, उसके लिए क्या होगा? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अगर ये स्पर्मेटोगोनिया है इसके जैसे और सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएं तो आप कौन सा डिवीजन कराओगे इसमें? माइटोसिस। क्या कराओगे आप? माइटोसिस। तो यहां पर केवल प्यूबर्टी के वक्त देखा जाए तो मैंने एक सेल लिया है, एक सेल से मुझे दो सेल बनाने थे, मैंने क्या कर दिया यहां पर? डिवीजन। कौन सा किया? माइटोसिस। और आपको पता है जब भी किसी भी सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है तो एक सेल से दो सेल बनती है। अब ये जो है स्पर्मेटोगोनिया ये भी है ना, पहले कितना था? एक, अब कितना हो गया? दो हो गया। कह रहे हैं ये स्पर्मेटोगोनिया फिर से डिवाइड कर रहे हैं ताकि और नंबर बढ़ सके, और सारा नंबर बढ़ सके। फिर से क्या करेगा ये डिवीजन? कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। क्या करेगा ये? माइटोसिस। अब बताओ कितने हो गए ये? पहले ये एक थे, अब कितना हो गया? ये चार हो गया। अगर आप केवल चाह रहे हो कि स्पर्मेटोगोनिया का ही नंबर बढ़ता रहे तो आप कौन सा डिवीजन कराओगे? माइटोसिस। बात है क्लियर? अब देखो इससे बात क्या बना, यही जो स्पर्मेटोगोनिया थी सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, थोड़ा सा बाकी से थोड़ा सा क्या करती है? अपने आप को अलग करती है। इसलिए लिखा क्या? माइटोसिस। और क्या हो गया फिर? डिफरेंशिएशन। माइटोसिस करके नंबर बढ़ा लिया, नंबर बढ़ाने के बाद में थोड़ा सा अपने आप को अलग करने के लिए क्या कर लिया इन्होंने? डिफरेंशिएशन। कुछ याद करो, मैंने आपको कभी पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तब मैंने कभी आपको पढ़ाया था न्यूक्लियस, पढ़ाया था ना? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मैंने कहा था ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस है, उसी में से न्यूक्लियस की कोई एक सेल होती है जो अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, और डिफरेंशिएट करने के बाद में एक बड़ी सी सेल बनाती है, इसका नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल। पहले भी डिप्लॉइड था, अभी भी कैसा ही है? डिप्लॉइड ही है। कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? थोड़ा सा डिफरेंशिएट, मैंने अपने आप को थोड़ा सा ये अलग कर लेते हैं। तो हुआ क्या? स्पर्मेटोगोनिया एक था, नंबर बढ़ाया इसने, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बना लिया। अब बहुत सारा बढ़ाने के बाद में क्या किया इसने? अपने आप को एक को डिफरेंशिएट किया, और जैसे ही डिफरेंशिएट किया अब उसका नाम क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम हुआ उसका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इतना क्लियर है? बताइए क्रोमोसोम नंबर देखें, क्रोमोसोम नंबर स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46, क्योंकि ये ह्यूमन की बात चल रही है और ह्यूमन की हर एक डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46 के बराबर होता है। हैप्लॉइड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो बताइए स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल है, माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, क्या बना लिया? तो क्वेश्चन आएगा अगर आप स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं तो बताओ डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस होगा। और अगर माइटोसिस होगा क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं चेंज होगा। तो पहले कितना था? 46 था। तो बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी कितना होगा? 46 ही तो होगा। बोलो, इसका मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड? डिप्लॉइड। कैसे होती है? डिप्लॉइड। अच्छा ठीक है, इतना रुकिए। कभी आपने मियोसिस पढ़ा था? अगर आपने कभी मियोसिस पढ़ा होगा तो मियोसिस जो होता है वो दो पार्ट में होता है। किस फॉर्म में होता है? पहले ये होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड या 2, जो भी बोल लीजिए आप। क्लियर है? बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। ये मेरे पास एक सेल है जिसमें 2 या नंबर है, इसमें मैंने क्या करा दिया? मियोसिस करा दिया। ये मैंने लिखा M1 फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। बताओ कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बनेंगी। क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड N एंड N, और इसी तो आपने क्या नाम दिया था? रिडक्शनल डिवीजन। बताओ क्या मियोसिस कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई। और जो 2 सेल बनते हैं इसका नाम होता है डायड ऑफ द सेल्स। कुछ याद करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें फिर से क्या होगा?
इनमें दोनों में क्या होगा फिर से मियोसिस, कौन सा मियोसिस सेकेंड होगा, कौन सा होगा मियोसिस सेकेंड होगा, जो किसके बराबर होता है माइटोसिस के जैसा होता है। माइटोसिस के जैसा होने का मतलब होता है एक सेल से दो सेल बनाएगा, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा सेम टू सेम। अब बताओ ये एक सेल कितनी सेल बना लेगी, दो बना लेगी, ये एक सेल दो सेल बनाएगी, क्रोमोसोम नंबर सेम एन 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 और एन। क्लियर है? चलो यहां पे देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैं एक सेल मान लेता हूं, मान लो यहां पर ये जो बना हुआ ब्लू कलर की सेल कितनी है, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कितनी सेल बनी है दो, लेकिन डिवीजन केवल एक में दिखा रहे हैं ना, एक ही में दिखा रहे हैं। ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कैसी है डिप्लॉइड है, कैसी है ये डिप्लॉइड। इसमें क्या स्टार्ट होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा। तो बताओ एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, कितनी बनेगी दो, डायड ऑफ द सेल्स और क्रोमोसोम नंबर हाफ। पहले कितना था ये 46, अब 23। अरे पहले यही मान लो ये जो सेल है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें मियोसिस क्या हो गया फर्स्ट हो गया। कितनी सेल बनी दो बनी, और जो दो सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है हाफ एंड हाफ। इतना क्लियर? आफ्टर मियोसिस फर्स्ट जो सेल बनती है उस सेल का नाम होता है क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटो जो साइट होती है वो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा 23, यानी कैसा हो जाएगा ये हैप्लॉइड। इतना क्लियर? अभी तो मियोसिस फर्स्ट ही हुआ ना, अब क्या होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बने हैं दो बने हैं, दो बने हैं, इन दोनों में क्या होगा मियोसिस सेकेंड। और जब मियोसिस सेकेंड होगा तो ये एक सेल दो सेल बनाएगी और ये सेल दो सेल बनाएगी। बताओ टोटल कितने बन गए चार, यानी एक सेल से यहाँ प्राइम अगर आपके पास केवल एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने चार। और ये क्यों हो रहा है केवल मियोसिस, क्यों हो रहा है मियोसिस की वजह से। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ तो बना क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है तो बनता जो है इसका नाम होता है स्पर्मेटिड। क्या नाम होता है स्पर्मेटिड्स नाम होता है। कितने बने चार, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा ना, अरे सेम रहेगा, किसके सेम बराबर, किसके बराबर रहेगा अरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बराबर रहेगा, क्योंकि ये जो होता है मियोसिस सेकेंड किसके बराबर होता है माइटोसिस के जैसा ही तो होता है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा सेम टू सेम रहेगा। बात है क्लियर? अब क्या हुआ ये जो बने हैं सेल्स का नाम क्या है स्पर्मेटिड। क्या बने हैं स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से क्या बनता है स्पर्मेटोजोवा। क्या होता है डिफरेंशिएशन। देखो ये पहले गोल गोल से है, क्या आ गया इसमें टेल आ गया, डेवलपमेंट हो गया। क्या हो गया डेवलपमेंट हो गया। तो स्पर्मेटिड क्या हो गया डिफरेंशिएट हो गया। क्या बना लिया स्पर्मेटोजोवा। क्या बना लिया स्पर्मेटोजोवा। और यही स्पर्मेटोजोवा जब मैच्योर हो जाएगा तो इसी को हम क्या नाम देंगे स्पर्म नाम देंगे। क्या नाम देंगे स्पर्म नाम देंगे। इतना क्लियर हो गया? बोले सबसे पहले कौन सी सेल स्पर्मेटोगोनिया, और इसी का दूसरा नाम मेल जर्म सेल। क्या नाम होता है मेल जर्म सेल। हैप्लॉइड डिप्लॉइड। कब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी, सारा कुछ फिगर के अंदर है, कब स्टार्ट होगी प्यूबर्टी पर। पहले स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर बढ़ाएगा, और नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा डिवीजन माइटोसिस, फिर अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा। और जैसे स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा तो बनेगा क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड। इतना क्लियर हो गया? बोले फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा मियोसिस स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट बनेगा क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और मियोसिस फर्स्ट को ही हम कहते हैं क्या है रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हैप्लॉइड बना। क्या बना वो हैप्लॉइड बना। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा स्पर्मेटिड्स बनेगा। क्या बनेगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो बना है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड, क्योंकि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो माइटोसिस के जैसा होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा सेम टू सेम रहेगा। और स्पर्मेटिड जो है वो डिफरेंशिएट करता है, बनाता क्या है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है स्पर्मेटोजोआ बनाता है। और यही स्पर्मेटोजोआ मैच्योर होकर क्या बना लेगा स्पर्म बना लेगा। बात है क्लियर? यहां से क्वेश्चन बार बार आता रहता है। स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होना स्पर्मेटोजोआ के अंदर कहलाता क्या है स्पर्मियोजेनेसिस।
क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। फिगर आपके सामने है और यहां पर आप लिखिए स्पर्मियोजेनेसिस। लिख लिया आपने? सारे क्वेश्चन जो बनेंगे आपके बस इसी फिगर से ही बनने वाले हैं, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होगी? एट प्यूबर्टी। कौन सी सेल है जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी? स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा नाम मेल जर्म सेल। कहाँ प्रेजेंट है ये? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आउटर साइड या इनर साइड? इनर साइड। इतना तो बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन जो बनेगा कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ सेकेंड मियोटिक डिवीजन किस सेल में होता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है, किस सेल में? अब याद करने का तरीका देखो, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन किस में होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी। प्राइमरी मतलब पहला ही ना, तो प्राइमरी में क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहाँ होगा? सेकेंडरी के अंदर। तो याद रहेगा आपको, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है, बताएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर। इस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो कभी कभी ऐसे नाम दे देंगे, केवल आपको बताएं क्वेश्चंस बनने कोई तो बन सकता है। ऐसे पूछेंगे आपसे कि यहाँ पर बहुत कुछ लिखा होगा, आगे लिखेंगे आपके पास स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड द स्पर्मेटोजोआ लिख कर दे देंगे। पूछेंगे इन सब की जो पोलाइडी है उसे आप अरेंज करिए। 4 ऑप्शन बना देंगे ना, तो सारों आपको पता होना चाहिए। बताइए स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड और स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड। स्पर्म बनेगा हैप्लॉइड, मेल गैमीट हैप्लॉइड, गैमीट हैप्लॉइड। क्लियर? आफ्टर मियोसिस। ये हो गया? लिखो या ना लिखो, इधर तो लिखा ही है। क्रोमोसोम नंबर 46 ह्यूमन का है, तो ह्यूमन की हर सेल में, डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर 46। देखो जहां जहां डिप्लॉइड है वहां तक क्या है? 46। जैसे ही हैप्लॉइड हुआ क्या लिख दिया इन्होंने? 23। तो देखो ना यहां तक पूरा का पूरा क्या है ये, सॉरी यहां तक ऊपर वाले सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटिड, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया एंड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर द डिप्लॉइड। इसलिए क्रोमोसोम नंबर क्या लिखा है? 46। जहां पर मियोसिस फर्स्ट हो गया उसके बाद क्या लिखा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड द स्पर्मेटोजोआ आर द हैप्लॉइड। इतना क्लियर? ठीक है ना, एकदम क्लियर है। आगे बढ़े फिर, याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए सेंटेंस जो लेके वो पढ़ते हैं। इन द टेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल, और उस इमैच्योर मेल जर्म सेल कहते क्या है हम? स्पर्मेटोगोनिया। प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी। तो क्वेश्चन हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होगा? प्यूबर्टी पर स्टार्ट होगा। फिर कह रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का प्रोडक्शन होना कहलाता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ये हो गई डिफिनीशन स्पर्मेटोजेनेसिस की। और ये स्टार्ट कब होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? एट प्यूबर्टी इन द मेल। नेक्स्ट, स्पर्मेटोगोनिया अगर एक है, सिंगुलर है, सिंगल है तो स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड, ये तो पता था आपको, इनर साइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये तो पहले से पता है ना आपको। अरे स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर साइड होता है, इतना तो आपको पता है। क्या लिखा? बाय द, क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, किस डिवीजन से? माइटोसिस से। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी आप कहोगे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है तो आपका दिमाग जाता है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है? केवल रिडक्शन।
ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूज ना रहिए। अगर आपको बताया जा रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, तो नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, एंड इंक्रीज इन द नंबर, और नंबर क्या करेंगे? ये अपना बढ़ाएंगे, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल बन जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, Each spermatogonium is diploid and contain the 46 क्रोमोसोम। आपको पता है मेल ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन की जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। अब मैं अंडरलाइन नहीं करा रहा हूं, आपको इस फिगर में ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड अगर है तो ह्यूमन की सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। अच्छा, सेल अगर चेंज हो जाएगी तब? अगर ह्यूमन कोई दूसरी सेल है उसमें डिप्लॉयड है, तो ह्यूमन की मैं कोई स्किन की सेल ले लूं, ये भी डिप्लॉयड है, तो क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? 46। ह्यूमन की कोई भी डिप्लॉयड सेल आप ले लेंगे तो क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाएगा? 46। अगर ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया, अच्छा अगर फीमेल की कोई सेल ले तो तब भी 46 ना। अगर वो ह्यूमन है, चाहे वो मेल हो चाहे क्या हो, वो फीमेल हो, कोई भी सेल ले लो, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है? 46 ही रहेगा। हाँ, अगर आप ऑर्गेनिज्म चेंज कर दोगे, आप कोई प्लांट ले लो, जैसे मान लेते हैं कि आपने वीट ले लिया, अब क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आपने आलू ले लिया, पोटैटो, तो बताएगा? हाँ बढ़िया। कितना होता है क्रोमोसोम नंबर आलू में? कितना होता है? किसी की याद है? पहले चैप्टर में था ना, देखो 48। कितना होता है? होता है पक्का? सही है। तो वीट में कितना होता है? नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं यही नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, अंडरलाइन नहीं करा रहा हूं कि स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल्स है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46 के बराबर होता है। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। कहां पर है? हाँ, यहाँ पर। Spermatogonia is the diploid and contain the 46 chromosomes. Some of the spermatogonia, सारी स्पर्मेटोगोनिया नहीं, बल्कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया से कहते क्या है हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कह रहे हैं कि पीरियोडिकली अंडरगो द मियोसिस। इस बात को समझने के लिए फिगर में आइए, तुरंत फिगर में नहीं आते हम लोग भी। स्पर्मेटोगोनिया, नंबर बढ़ाया अपना स्पर्मेटोगोनिया। अब कह रहे हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया था, इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया, जो स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके क्या बना लिया है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया है, उसी में ही क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। तो क्या सारे स्पर्मेटोगोनिया में हो रहा है? एक साथ सब में नहीं होता है, एक साथ सब में नहीं होता है। ठीक है, वो स्पर्मेटोगोनिया जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके क्या बना लेते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसी में क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। यहां पर सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? इसके अंदर मियोसिस होता रहता है। ठीक है, आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, बोले तो रिडक्शनल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द टू इक्वल, ये अंडरलाइन करो आप, टू इक्वल, क्योंकि oogenesis के अंदर oogenesis के अंदर जब मियोसिस फर्स्ट होता है, जो सेल बनती है उसमें से एक बड़ी साइज की होती है और एक छोटी साइज की होती है, इसलिए वहां पर की जो सेल बनी है वो कैसी बनी? अनइक्वल। लेकिन यहां पर कैसी होती है? ये इक्वल। इसे आप अंडरलाइन करें, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो जो सेल बनेगी वो सेल बनेगी कौन? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उसका नंबर कितना होता है? नंबर बोलो, 2, नंबर 2 है, और साइज में इक्वल है, और पोलैरिटी कैसी है? हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स व्हिच हैव द 23 क्रोमोसोम नंबर। तो बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पर बताओ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना तो बताओ कितने बने? तुम्हें दिखाया जा रहा है, अगर मैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लेके चलूंगा तो बताओ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद में कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? 2। कितने बनेंगे?
2। यहां बताइए साइज दोनों की इक्वल ना, तो आप वहां पर अंडरलाइन ना करें बल्कि यहां पर ऐसे साइड में लिख लो। नंबर कितना होता है इसका? 2 है। साइज क्या है? हाँ, तुम्हें अभी जला तुम्हारा, सही है, इक्वल। क्रोमोसोम नंबर 23, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अच्छा, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस जब भी आप पढ़ेंगे ना आज के बाद, तो वहां ना जाइएगा, इसी फिगर में पढ़िएगा, ठीक है। और एक फिगर अभी और पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ लीजिएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बताओ किसमें मियोसिस होने के बाद बनी है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या मियोसिस कंप्लीट हो गया? नहीं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद बना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नंबर इसके 2 और साइज क्या इसका? इक्वल होता है। आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको और बताएंगे और क्या क्या आपको अंडरलाइन करना है और याद करके रखना है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस द 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। फिर से आते हैं फिगर पर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन सा डिवीजन हुआ? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। क्या बना? क्या बना? स्पर्मेटिड। नंबर बताओ? 4। तो लिखो ऐसे स्पर्मेटिड सामने। नंबर कितने हैं? लिखो या ना लिखो, लिखा दे ताकि आपको दिखे, नहीं तो आप देख नहीं पाओगे, फिगर देखने के बाद ही नहीं देख पाओगे। नंबर कितने हैं? 4 हैं। साइज, हाँ इक्वल है, सारे एक जैसे हैं। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है? सब हैप्लॉइड है। तो कितना हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर? 23। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से थोड़ा सा और आगे आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। सेकेंडरी, हाँ ये तो हो गया। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड? क्वेश्चन से बताइए, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड? तुम लिख लो कितना होगा, इतना तो समझ में आ ही गया ना, तो लिख लो कितना होगा? 23, हाँ 23, बढ़िया है 23। नेक्स्ट, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ ना। इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्पर्म। मैच्योर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्पर्म। बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। नीट वाला पगलाया पड़ा है, बार 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 हाँ पूछ रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस केवल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता क्या है? हाँ बस तुम्हारे पास फिगर है, यहाँ पर बीच में लिखो स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होके क्या बना लिया? स्पर्मेटोजोआ। प्रोसेस का नाम लिखो स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया है? नहीं, यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। और आगे कहाँ चलेंगे? नेक्स्ट फिगर पे आएंगे। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, यहाँ तक की प्रोसेस कहाँ हो रही है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कहाँ हो रही है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। स्पर्म बन चुका है, अब मैच्योरेशन करने के थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेंगे। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड, अभी आपने स्पर्म के स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है, स्पर्म में हेड होता है। ठीक है, तो स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। कह रहे हैं आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब जब स्पर्मेटिड क्या हो चुका है? स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर? स्पर्मेटोजोआ के अंदर। इस प्रोसेस का नाम क्या था? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के उपरांत क्या बना है? स्पर्मेटोजोआ बना। और स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद में स्पर्मेटोजोआ अपना हेड सर्टोली सेल में ला करके धसा देता है। एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फाइनली स्पर्म क्या हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मिएशन। नहीं समझ में आया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनने, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर। यहां पर अगर देखा जाए तो ये है, मान लेते हैं कि सेल है, इसका नाम है सर्टोली सेल। कौन सेल है ये?
ये है सर्टोली सेल है, यहाँ ये बन चुका है क्या, स्पर्मेटोजोवा। आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस बन चुका है स्पर्मेटोजोवा। ये स्पर्मेटोजोवा होता है, अपना सर इसी सर्टोली सेल में रख करके भूल जाता है कुछ टाइम के लिए। न्यूट्रिशन, क्योंकि आपको पता होगा सर्टोली सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना मेल जर्म सेल को भी, प्लस सारे के सारे यहाँ पर जितने होते सबको। तो ये क्या करेगा, अपना सर इसी में धंसा करके कुछ टाइम के लिए इसे बैठा रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो अब क्या करेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर आएगा, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना स्पर्मिएशन क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। ये अंडरलाइन करो, यहां से भी क्वेश्चन या तो स्पर्मियोजेनेसिस पूछ रहे हैं या तो स्पर्मिएशन। अच्छा ये बताइए, अगर स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा तो किस पाइप में सबसे पहले जाएगा, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर सेमाइनल वेसिकल से आएगा इजैकुलेटरी डक्ट के पास, फाइनली वो यूरेथ्रा में आएगा। इतना क्लियर हो गया पूरा प्रोसेस। तो मैंने दो प्रोसेस को बताई है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन कहलाता क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जो होता है अपना हेड सर्टोली सेल में लेके आता है, और फाइनली सर्टोली सेल से या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये रिलीज होगा। उस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मिएशन। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो ये तो लिखा हुआ है ना, तो आप अपने फिगर में, ये फिर से ये तो फिगर में लिखा नहीं है, अब जुगाड़ मारो यहाँ पे थोड़ा सा भाई, यहाँ पे ध्यान दो। ये है स्पर्मेटोजोआ, देखो ये है स्पर्म, लिख लिया आपने, और यहां पर आप लिखिए क्या, क्या लिखेंगे आप, ये रिलीज हो रहा है, लिखिए आप रिलीज्ड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और रिलीज होने की प्रोसेस का नाम, अरे बोलो, स्पर्मिएशन। हाँ हाँ, स्पर्म तो रिलीज होता है। स्पर्मेटोजोआ बना था किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस से। सर्टोली सेल में अपना सर रख के कुछ टाइम तक मैच्योर हो जाएगा, होने के बाद में फाइनली कहाँ से, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब रिलीज होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना कहलाता क्या है, ठीक है, क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। तो पूरी की प्रोसेस कहाँ आ गई है, फिगर के अंदर। इतना क्लियर हो गया, चले ठीक है, रुक जाए। चलो एक फिगर और है आपके पास एनसीईआरटी के अंदर, फिगर नंबर है आपके पास 3.5, क्या है 3.5। इस फिगर को देखो आप, यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन बनाया गया है, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। किसका है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। कह रहे ये जो सेल लगी हुई है सारी सेल्स, ये सारी सेल्स, इस सेल्स का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ पर एक सेल ली गई है, एक सेल को इंडिकेट कराया गया है तो स्पर्मेटोगोनियम लिखा है। सारी सेल मिला देंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। अब तुम बताओ, तुम पढ़ चुके हो हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, इतना क्लियर। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस, नंबर बढ़ा लिया, नंबर बढ़ाने के बाद अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद में देखो ये जो सेल बनी, इस सेल का नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बताओ, अगर मैं इस फिगर में इसी में थोड़ा सा और ऐड कर दूं आपको याद करने के लिए, तो ये सिंपल क्या हुआ है, स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना है, किस प्रोसेस से बना है, केवल क्या हुआ है यहाँ पर, माइटोसिस हुआ है, और क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है। ये तो हुआ है। बताओ हैप्लॉइड डिप्लॉइड, इतना क्लियर। ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये कह रहे हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा आफ्टर फर्स्ट मियोसिस, ठीक है। अरे बोलो हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल है इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये जो सेल इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेल का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो दिखा है इसका नाम है स्पर्मेटिड। यहां पे देखिए इसका नाम है स्पर्मेटोजोआ। क्लियर। अब एक बात, इस प्रोसेस का नाम बताओ। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोम कन्वर्जन स्पर्मियोजेनेसिस, और फाइनली मैच्योर स्पर्म का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना स्पर्मिएशन। इतना क्लियर। यहाँ पे जो दूसरी टाइप की सेल दिख रही है इसका नाम क्या है, सर्टोली सेल, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। क्या इतना समझ में आ गया पूरा फिगर? वो वाला फिगर और ये वाला दोनों फिगर मिला करके स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट शायद। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलिए यहाँ पे आते हैं। कुछ बातें लिखी हैं इस पर। देखो आपने कहा ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है ये स्टार्ट होती है एट द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे ऐसा क्या चेंज होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है? और आपको पता है बॉडी के अंदर कुछ भी चेंज करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी में मेल के अंदर प्यूबर्टी पर आपको पता है अगर स्पर्मेटोजेनेसिस करानी है तो आपके पास हार्मोन्स आते हैं ना। अरे कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन? कभी आपने पढ़ा होगा एक हार्मोन जिसका नाम क्या होता है, एक हार्मोन जिसका नाम होता है, एक हार्मोन जिसका नाम होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन, इसी में आता है टेस्टोस्टेरोन। अरे बोलो। और ये हार्मोन रिलीज कौन करता है? अरे लेडिक सेल। कौन रिलीज करता है? लेडिक सेल। कैसे पता चला कि रिलीज करना है? इस पे काम करता है कौन, एलएच। और एलएच कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसको इंडिकेशन कहाँ से मिलता है कि रिलीज करना है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से क्या आता है? GnRH। क्या आता है? GnRH। अब हो क्या रहा है, मेल में प्यूबर्टी के वक्त GnRH जो हार्मोन होता है उसके लेवल में चेंज हो जाते हैं, और जब उसका लेवल चेंज हो जाएगा तो अपना इंडिकेशन इन सबको देगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। आपने कभी पढ़ा था। हाइपोथैलेमस से कितने टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन सा? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। आपने रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल लिया था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और आपने साफ साफ कहा था कि GnRH जो होगा ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और ये काम करेगा कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और यहां से रिलीज करवाएगा गोनाडोट्रोपिन। और गोनाडोट्रोपिन में दो हार्मोन थे, एक का नाम था LH और एक का नाम था FSH। कुछ याद आया? आपने वहीं पे पढ़ा था कि LH जो होता है वो लेडिक सेल पे काम करता है और लेडिक सेल से एंड्रोजन रिलीज होता है। फिर याद करिए आपने एक बात कही थी कि एंड्रोजन और FSH जो होता है ये दोनों मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। कुछ याद आ गया? बस बातें सारी जोड़नी है, खत्म करना है। ठीक है, तो प्यूबर्टी पे क्या हुआ? GnRH का लेवल बढ़ गया, और GnRH का लेवल बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेटर तो मिलेगा ना। दिस इफ यू रिकॉल, अगर आपको याद होगा 11 तब, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। GnRH कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये भी पता है आपको, GnRH बढ़ेगा तो किस पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द टू गोनाडोट्रोपिन। कौन कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। कुछ बात समझ में आई? अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, अभी एक पूरा फिगर बना हुआ, अंडरलाइन नहीं करना, कुछ भी नहीं करो, सब कुछ मैं बनवाऊंगा अभी। नेक्स्ट, LH ये पढ़ चुके हो आप। जब आप पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम तो आपने पढ़ा था कि मेल के अंदर LH किस पे काम करता है? लेडिक सेल पर। और क्या कराता है ये? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन हार्मोन।
क्लियर हो गया। अगला, एंडोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, किसके साथ मिलकर के, एफएसएच के साथ मिलकर के। इतना क्लियर। आगे, एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। देखो एफएसएच का काम वहां पर नहीं बताया गया था, वहां बताया गया था कि एफएसएच जो होता है वो एंडोजन के साथ मिलकर क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। यहां पर एफएसएच जो होता है वो सर्टोली सेल पर भी काम करता है। एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस। रुको थोड़ा सा, ये है हार्मोन जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन के साथ में एफएसएच मिल जाता है और मिलकर क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो पूरी प्रोसेस है ना। इसके अलावा एफएसएच काम और क्या है, एफएसएच सर्टोली सेल पे काम किया, एक्ट किया। सर्टोली सेल से क्या निकलते हैं, कुछ सम फैक्टर्स, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे हेल्प करते हैं किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस में। और आपको पता है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड का कन्वर्जन होना, किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, इस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। कुछ क्लियर हुआ। आगे स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये आपको बनाना है। एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी हुआ क्या, प्यूबर्टी में जीएनआरएच लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। बताओ जीएनआरएच कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से। किस पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। क्या रिलीज करवाता है, गोनाडोट्रोपिन। और गोनाडोट्रोपिन कितने टाइप के, एलएच और एफएसएच। एलएच का काम देखो, एलएच किस पे काम करेगा, क्या रिलीज करवाएगा और क्या हो जाएगा, क्लियर। अरे बोलो, एफएसएच के साथ में मिल करके। अगला, एफएसएच किस पे काम करेगा, क्या रिलीज करवाएगा, सम फैक्टर्स। कौन सी प्रोसेस में होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। इस सेंटेंस को अगर आप पूरा ये ग्राफ बना लोगे तो वहां पर लिखा हुआ है पूरा पूरा आपको नहीं लिखना पड़ेगा। और इसे कहते हैं हम हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। प्यूबर्टी पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो कैसे पता चलेगा बॉडी को कि प्यूबर्टी आ चुकी है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है, स्टार्ट करना है, तो वो होता है हार्मोनल चेंज की वजह से। जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, जीएनआरएच रिलीज होगा हाइपोथैलेमस पर, काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा गोनेडोट्रोपिन। वो दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक का नाम होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम होता है। एलएच काम करता है लेडिक सेल पर, मैंने कहा था जुगाड़ मान लेना, लेडिक सेल एंड द एलएच। लेडिक सेल क्या रिलीज करवाएगा, एंडोजन हार्मोन रिलीज करवाएगा, ये हार्मोन है, लिख लीजिए आप। और किस काम में काम करेगा ये, स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरी की पूरी प्रोसेस। एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल काम क्या था, और नरिशमेंट प्रोवाइड करना, एक काम और हो गया। सर्टोली सेल रिलीज करता है सम फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस करवाते हैं। इसे कहते हैं क्या है, हम हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं इसे हम। हाँ, साथ मिल के जाए, दोनों मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा, हो सकता है कि एफएसएच भी इसलिए रिलीज होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है ना, या आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर। दोनों मिल करके। और ये कहाँ से हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ा था। इतना क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा एकदम। आगे बढ़ते हैं फिर, जरूर जा रहे हैं, बना लो, तुम आराम से बनाओ। हाँ हाँ
बन गया? नहीं बना? बन गया होगा। अगर बना रहे होगे तो बन गया होगा, नहीं बना रहे होगे तो कहाँ बन जाएगा, खुद ही छप जाएगा। बन गया ना? हाँ, तो बढ़ते हैं आगे फिर। नेक्स्ट चलिए, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अरे समझ में आया या नहीं आया? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? एकदम आसान है। अगर आप एकदम आसान है कहते हैं सब तो आसान है आपके हिसाब से। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सब कुछ आसान है। क्या याद कर रखना है? 4-5 सेल ही तो हैं। कौन कौन सी हैं याद करो। पहला स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म। खत्म। कुछ है? नहीं है ना? तो कुछ भी नहीं है, नीड भी कुछ भी नहीं है, बस आप पढ़ना स्टार्ट करो तो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर जहाँ क्वेश्चन आता सब हो गया, आपका पूरा का पूरा फिगर हो गया, पूरी प्रोसेस हो गई है, आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार मुझसे आके मिल लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगर कोई डाउट है पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है? स्पर्म। ठीक है, तो अब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या होता है? स्पर्म। तो अब हम स्पर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कहना है कि ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप माइक्रोस्कोप लगा के ही देखोगे तभी ये दिखाई देगा, नहीं तो ये छुपा रहता है। तो लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, इसमें पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इसके अंदर हेड, नेक, मिडिल पीस एंड लास्ट क्या होता है? टेल। तो स्पर्म के अंदर 4 पार्ट्स हैं। पहला हेड पार्ट होता है, दूसरा नेक वाला पार्ट होता है, तीसरा मिडिल पीस है और 4 नंबर पे होता है टेल। ये टेल कुछ और नहीं है बल्कि ये होते क्या है? फ्लैजेला। और कभी आपने पढ़ा था फ्लैजेलर जो मूवमेंट होता है उसमें आपने कहा था स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो जहां पे लिखा टेल उसके बराबर में आप लिख लो क्या ये है? फ्लैजेला। अच्छा, फ्लैजेलम लिख लेना क्योंकि यहां पर एक होता है फ्लैजेलम। स्पर्म में कितने पार्ट? 4। कौन कौन सा? हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। अच्छा, एक सेल है ना, ये इसमें एक सेल ही तो है। सेल है तो सारे सेल वाले बात होगी इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, सेल ऑर्गेनील्स भी होंगे ना। अरे भाई, एक ये यूकैरियोटिक सेल है तो सारे सेल ऑर्गेनील्स होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले फिगर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो पार्ट दिखाया गया यहां से लेकर के यहां तक कहलाता क्या है? हेड वाला पार्ट कहलाता है। अगर आप हेड वाले पार्ट के अंदर देखेंगे तो आपको 2 चीज दिखने वाला है इसके अंदर। यहां पर ये बड़ा सा ये दिख रहा है क्या? न्यूक्लियस। क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस होगा, अगर ये न्यूक्लियस है तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं ना। क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे आप क्रोमोसोम के फॉर्म में कहते हो। इसके अलावा उसमें छोटी छोटी बॉडी होती है, इसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। अरे पढ़ा है आपने। अगर इसके पास मेम्ब्रेन इसकी खुद की होगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी ना। तो कह रहे हैं जो हेड वाला पार्ट होता है इसमें होता क्या है? इसके पास होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या भरा होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल। अच्छा, हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा? हैप्लॉइड कंटेंट होगा ना। अरे क्रोमोसोम जो होगा वो 23 तो होगा। स्पर्म है तो स्पर्म कैसा है? अरे यही तो मेल गैमीट है भाई, यही तो मेल गैमीट है। कह रहे हैं और क्या? यही तो मेल गैमीट है। अगर है तो कैसा होगा? ये हैप्लॉइड होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर बना होता क्या? एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। इसमें भरे होते हैं कुछ एंजाइम्स, आपने नाम जो लिया। ठीक है, एंजाइम्स भरे होते हैं जो फर्टिलाइजर में हेल्प करते हैं, एक्रोसोम। और इन सब के ऊपर देखेंगे तो पूरे के पूरे स्पर्म पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको पता है कोई भी एनिमल सेल होता है उसके अंदर सबसे बाहरी जो लेयर उसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल होगी तो सेलवार होगी। बैक्टीरिया की सेल होगी तब? बैक्टीरिया की सेल होगी तब? अगर है उसके ऊपर तब। अगर सेल एनवेलप है तो ग्लाइकोकाइलिक्स होगा, नहीं तो क्या होगा? सेल वॉल ही तो होगा। बोलो, तो कोई भी एनिमल सेल, स्पर्म भी क्या है कि एनिमल की सेल है तो आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको लेबलिंग याद करनी पड़ेगी। सबसे बाहर जो दिख रहा है उसका नाम क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या? एक्रोसोम। ये बड़ा सा न्यूक्लियस
क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ हेड में दो पार्ट है, पहला पार्ट कौन सा हो गया, न्यूक्लियस का, और दूसरा कौन सा हो गया, एक्रोसोम का। इसके बाद हेड के बाद जो पार्ट आता है उसका नाम होता है क्या, नेक, गर्दन। इसके बाद थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द मिडिल पीस, और इस मिडिल पीस के अंदर क्या भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट करना होता है और मूवमेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए इसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि ये मूवमेंट के दौरान इसे एनर्जी लगातार प्रोवाइड करता रहे। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग। फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड द टेल, और टेल कुछ और नहीं बल्कि क्या है, फ्लैजिला। तो बताइए एक स्पर्म में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कौन कौन सा, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड द टेल। यहां पे लिख लो, जहां पे लिखा है हेड यहीं पे लिखो आप न्यूक्लियस। अच्छा नहीं लिखा आपने, यहां पे लिखो न्यूक्लियस, और क्या है, एक्रोसोम। क्यों लिखा है, आप पढ़ लेते हो लेकिन समझ में नहीं आता ये किसका पार्ट होता है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हेड में 2 पार्ट है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का काम क्या है ये पढ़ लेते हैं। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की पूरी बॉडी पर जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द स्पर्म हेड कंटेन अ इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि जो हेड है इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड, क्योंकि पूरा स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इतना क्लियर है? तो क्या हुआ, एसी बंद कर दें, चलने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा कंट्रोल कर लो। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द व्हिच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्रोसोम। तो बताइए स्पर्म के हेड में कौन कौन सा पार्ट आता है, 2 पार्ट, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। न्यूक्लियस कैसा है, इलोंगेटेड एंड हैप्लॉइड होता है। इतना क्लियर है? आगे, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवा। इसे आप अंडरलाइन करें, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक्रोसोम में क्या भरा होता है, एंजाइम। क्या भरा हुआ होता है, एंजाइम, और वो एंजाइम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप इसमें एंजाइम का नाम लिखिए, स्पर्म लाइसिन। एक्रोसोम में क्या भरा हुआ है, एंजाइम्स, और एंजाइम करता क्या है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। द मिडिल पीस की बात करते हैं। मिडिल पीस पॉसेस द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, which produce energy for the movement of the tail that facilitate the sperm motility essential for the fertilization। पूरी बात समझो, मिडिल पीस में क्या हुआ है, क्या भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी, और इस एनर्जी का इस्तेमाल स्पर्म कहाँ करेगा, टेल का मूवमेंट कराने के लिए। एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ होगा, टेल का मूवमेंट कराने के लिए। और स्पर्म टेल का मूवमेंट क्यों कराता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म को मूव करना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं जो मोटिलिटी होती है स्पर्म की वो जरूरी किस बात के लिए होती है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए होती है। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको कि बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं जिसकी मोटिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो एम्पुला तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, एम्पुला वर्ड कभी पढ़ा था आपने, एम्पुला ओविडक्ट का वाइडर पार्ट, और मैंने कहा था फर्टिलाइजेशन यही होना है जब ओवरी से ओवा एम्पुला तक आ जाए और उसी सेम टाइम पर एम्पुला तक स्पर्म भी आ जाए, तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। इसीलिए बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जिसमें मैंने कहा था कल इनफर्टिलिटी, बहुत सारे मेल ऐसे हैं जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रहा है लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी ही नहीं है, स्पर्म मोटाइल्स नहीं होते, इसकी वजह से भी क्या होता है, उसके अंदर इनफर्टिलिटी का केस बन जाता है। तो मैंने कहा मिडिल पीस के अंदर क्या भरा हुआ है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं, एक दो नहीं बल्कि न्यूमरस लिखा मतलब नंबर बहुत ही ज्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया द साइट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हो आप, कहते हो नहीं कहते हो, बिल्कुल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, स्पर्म टेल का मूवमेंट कराने के लिए, जो कि फर्टिलाइजेशन में जिम्मेदार होता है। इतना क्लियर हो गया? तो 3 पार्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, नेक के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, अगला पार्ट, द ह्यूमन मेल इजाकुलेट अबाउट द
200 to 300 million sperms during a coitus, of which for the normal fertility at least 60% of the sperms must have the normal shape and the size, and at least the 40% of them must show the vigorous motility. यहां से क्वेश्चंस आता है और आपको समझना है। लिखा है कि पर इजाकुलेशंस कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ये नंबर हो गया। इस नंबर का अगर कहते हैं कि जो मेल है वो नॉर्मल फर्टाइल है, तो इस नंबर का एटलीस्ट 60% स्पर्म जो होना चाहिए उसके पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। मतलब 60% स्पर्म का साइज और शेप नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं कि यहां पे अगर देखें तो एटलीस्ट कम से कम 40% ऑफ देम, यानी इसका जो 40% है उस स्पर्म के अंदर क्या होनी चाहिए? मोर्टेलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई भी मेल फर्टाइल है या नहीं है वो बहुत बड़ा डिपेंड करता है किस पर? स्पर्म पर, स्पर्म के स्ट्रक्चर पर, उसके नंबर पर, उसकी मोर्टेलिटी पर। देखा पर इजैकुलेशन अगर इतना है नंबर तो ठीक है, अगर पर इजैकुलेशन स्पर्म का नंबर ही कम हो जाएगा तो वो मेल जो होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ द स्पर्म। अगर मान लेते हैं नंबर भी सही है लेकिन अगर स्पर्म का क्या हो गया? साइज और शेप सही से नहीं है तो पर्सन कैसा हो जाएगा? इनफर्टाइल हो जाएगा। और इसके आगे अगर ये भी सब कुछ सही है तो उस स्पर्म के अंदर क्या होना चाहिए? लिखा है वाइग्रस मोर्टेलिटी। वाइग्रस का मतलब होता है बहुत ही फास्ट होना चाहिए, मोर्टेलिटी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज लिखे हैं और शायद मुझे कुछ याद आ रहा है, ऐसा ही परसेंटेज आपने कहीं और भी पढ़ा है, 60% एंड 40% एंजियोस्पर्म। जस्ट इससे पहले 60% 2 सेल स्टेज पर पॉलिंग रिलीज होता है जिसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल और लगभग 40% वहां पे लिखा है रिमेनिंग, लगभग 40% पर 3 सेल स्टेज जिसमें एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमीट ना। तो फिलहाल आप यहां पे ध्यान दें कि पर इजैकुलेशंस कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्म। इस नंबर का एटलीस्ट 60% जो स्पर्म होना चाहिए उसके पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। इस 60% का मिनिमम 40% स्पर्म के पास क्या होना चाहिए? वाइग्रस मोर्टेलिटी होनी चाहिए, तभी वो मेल इंडिविजुअल क्या होगा? फर्टाइल होगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा यहाँ तक तो हो ही गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब आप बताइए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना कहलाता क्या है? स्पर्मिएशंस। अच्छा, अगर स्पर्मिएशन हो गया है तो स्पर्म कहाँ जाएगा? एक्सेसरी डक्ट में जाएगा। और आपको सीक्वेंस पता है, पहले किस में जाएगा? रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। क्लियर है ना? तो सीक्वेंस तो ये तो बन गया, तो कोई बात नहीं, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अरे यही तो स्पर्म बना, क्लियर कर लो भाई, यही तो स्पर्म बना। ये है टेस्टिस का पार्ट, ठीक है। अब एक्सेसरी डक्ट की बात करते हैं। एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहला पार्ट क्या आता है? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस बाद क्या आता है? वास इफरेंसिया। वास इफरेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस, इसके बाद फिर वास, ये तो है ना। वहां पे जो सेंटेंस लिखा था वो ये लिखा था कि अगर स्पर्म जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा तो फाइनली कहां जाएगा? वो वास इफरेंसिया के अंदर थ्रो द। अभी तो मैंने वही बताया कि अगर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल रहा है तो पहले कहां जाएगा? वो रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से वहां से ये थ्रो की बात है, बस वाया की बात है।
क्लियर है, दोनों बात सेम टू सेम थी, तो ये अंडरलाइन नहीं करना है, आपको पहले से पता ही था। सिक्रीशन ऑफ द एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ये अंडरलाइन करो, स्पर्म के मैचुरेशंस और मोटिलिटी के लिए किसका किसका सिक्रीशन चाहिए? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट। नेक्स्ट, आपने कभी पढ़ा था सेमाइनल प्लाज्मा, पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था, पढ़ाने जा रहे हैं। द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। पढ़ा था आपने सेमाइनल प्लाज्मा, पढ़ा था ना? अरे आपने कहा था कि एसेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता कहलाता क्या है? वो सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है। अरे बोले हैं, और सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है शुगर के फॉर्म में, कैल्शियम होता है, और इसके साथ साथ में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये तो आपने पढ़ा था। तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है। ये अंडरलाइन करो आप इसे, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिल करके क्या बनता है? सीमेन। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। इसका नाम क्या होता है? एंड्रोजन। और ये कहीं आपने पढ़ा था, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा था कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है। पहले लिखा था आपने मैचुरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड। वो फंक्शन यहां पर भी लिखा हुआ, आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। यहां तक पूरा कंप्लीट होता है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कंप्लीट होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस आपने पढ़ लिया स्पर्म का स्ट्रक्चर। घड़ी ना देखिए, मैं देख रहा हूं, कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। ओजेनेसिस इसके बाद, लेकिन आज नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? उसका रीजन है। रीजन ये है कि ओजेनेसिस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा क्या? बहुत डिफरेंट है। किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से। जितना आसानी से आपने स्पर्मेटोजेनेसिस को समझ लिया, उतना आसानी से ओजेनेसिस नहीं समझ में आता है। तो वहां पर थोड़ा सा आपको रुक करके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ लीजिए। बहुत टाइम है आपके पास, अगर आप पढ़ रहे हो तो, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई भी टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आज स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बाद नेक्स्ट टर्म कल ओजेनेसिस, ठीक है। हाँ, डिसाइड हो चुका है, तो फिर मेरी क्लास ही रहेगी। अच्छा हाँ, कल मेरी क्लास जो होगी वो होगी पहली क्लास, मतलब 7 बजे से नहीं भाई, हाँ कह रहे 6 बजे से आ जाना, तुम झाड़ू लगा देना ना। कल मेरी क्लास बायोलॉजी की पहली क्लास रहेगी 8 बजे से, और उसमें हम पढ़ेंगे क्या? बस ओजेनेसिस पढ़ना। जैसे ही ओजेनेसिस खत्म हो जाए क्लास में बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि ओजेनेसिस बहुत छोटा सा ही क्या है टॉपिक है। ओजेनेसिस के बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, वो भी समझाने वाली बात होती है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसे भी आराम से समझेंगे। पूरा चैप्टर हम आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब बस क्या हुआ? सेकेंड क्लास कल एक ही कल एक ही क्लास होगी, तो कल एक ही क्लास होगी बस।